हमारे देश के साथ जो खेल हुआ, हमारे देश के साथ जो खेलने वाले लोग थे, हमारे देश के साथ पार्टीशन के समय पर जो भारत में खेला गया, उस खेल का परिणाम मोदी जी की सरकार आने के बाद सही होना शुरू हुआ। मैं आपको उसका पूरा इलस्ट्रेशन बताता हूँ। सैफ अली खान, जिनके बारे में हम सबको मालूम है कि कुछ दिन पहले एक खबर आई थी कि उनके ऊपर हमले हो गए हैं, उनको चाकुओं से किसी ने गोद दिया है, और सैफ अली खान के इस पूरे कारनामे के बाद उनको हॉस्पिटल में रखा गया, उनको घर ले जाया गया, उनको घर ले जाकर और कहीं दूसरी जगह पर रखा गया। करीना कपूर ने शादी जब सैफ अली खान से की होगी तो शायद दिमाग में ये रहा होगा कि सैफ अली खान 15,000 करोड़ के आदमी हैं। 15,000 करोड़ पूर्वजों के द्वारा सक्सेशन किया गया है, इसलिए सैफ अली खान से रिच आदमी कहाँ मिलेगा। सैफ अली खान से शादी इस उम्र में, दोनों की उम्र का डिफरेंस देखिए, करीना कपूर की आयु और सैफ अली खान के बच्चों की, पहली पत्नी से बच्चों की आयु लगभग बराबर है, 19-20। और ऐसी परिस्थिति में सैफ अली खान से विवाह करना तो यही बताता है कि कुछ ना कुछ तो दिमाग में रहा ही हो, कि इस बात का एविडेंस है कि पटौती खानदान को 15,000 करोड़ की संपत्ति का झटका लगा है। आप सोचिए कि वो घर पहुंचे ही थे और घर, मतलब इस घटना के दौरान ही ये खबर आई कि उनको 15,000 करोड़ का झटका लगा। पहले पूरी बात समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हमारे देश में एक बहुत बड़ा खेल हमारे सबके साथ खेला गया। हमारे देश में, हमारे मतलब हिंदुस्तान में जो लोग रहे वो ठग लिए गए। पाकिस्तान का निर्माण हुआ और पाकिस्तान के निर्माण के समय पर कहानी ये बनी कि जिन्हों ने ये सोचा कि पाकिस्तान जब बन जाएगा तो वो हिंदुस्तान को फतेह करेगा, इसलिए उसके दिमाग में था कि हिंदुस्तान के अंदर 100 से ऊपर रियासतों पर मुस्लिम शासन कर रहे हैं, जिसमें वो 100 से ऊपर पाकिस्तान बनाएगा। इसलिए उसने ऑफर दिया था कि हिंदुस्तान के अंदर बादशाहों को या राजाओं को या नवाबों को अधिमिलन करने का अधिकार दिया जाए कि वो जहां जाना चाहें वहां जाएं। कांग्रेस उस समय कह रही थी कि नहीं, प्लेबिसाइड करवा के ही निर्णय होना चाहिए, लेकिन जिन्ना इस बात पर अड़ा हुआ था कि वो राजा या नवाब डिसाइड करेंगे। वो प्रक्रिया मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन भोपाल के नवाब की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं कि भोपाल के नवाब ने अपना अधिमिलन पत्र माउंटबेटन को दिया था और उसके साथ एक चिट्ठी दी थी, और चिट्ठी में उसने कहा था अगर बाकी राजा अधिमिलन करें तो ही हमारा यह पत्र डिस्क्लोज किया जाए, अगर बाकी राजा या बाकी नवाब भारत में अधिमिलन ना करें तो हमारा पत्र डिस्क्लोज ना किया जाए। क्योंकि भोपाल का नवाब चाहता था कि वो पाकिस्तान के साथ अधिमिलन करे, लेकिन 25 जुलाई सन 1947 की जो बैठक हुई प्रिंसली स्टेट्स के साथ, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट उस समय देख रहे थे सरदार पटेल, और सरदार पटेल ने माउंटबेटन के मुंह से ये कहलवाया कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स का अधिमिलन है वो उस स्टेट में ही कह सकता है, वो उस स्टेट में ही जा सकता है, वो उस देश में ही जा सकता है जिसके साथ बाउंड्री लगती है। भोपाल का नवाब ये सोच कर बैठा था कि उसे पाकिस्तान जाना है, लेकिन वो जा नहीं सकता था क्योंकि अब कंडीशन ये हो गई थी कि उसकी बाउंड्री पाकिस्तान के साथ नहीं लगती थी। भोपाल के नवाब ने अधिमिलन पत्र माउंटबेटन को दिया और ये कहा कि बाकी नवाब अगर निर्णय कर लें, खासतौर से उसने कहा जम्मू कश्मीर जिस समय निर्णय कर ले उस समय ही मेरा अधिमिलन पत्र खोला जाए, मेरा वो जो सरेंडर का पत्र है वो खोला जाए, अन्यथा वो पाकिस्तान जाना चाहता था। मजे की बात यह है कि वो जब उसकी रियासत खत्म हुई और रियासत खत्म होकर भारत के साथ अधिमिलन हुआ, उसके साथ जो कोवेनेंट साइन हुए, उन कोवेनेंट साइन करते समय नवाब को अधिकार दिए गए, कुछ नवाब को उनके परिवार के लिए अधिकार दिए गए, लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा वो सब खत्म कर दिए गए, प्रीवी पर्स खत्म कर दिया गया। यानी कि नवाब के जो अधिकार उस समय राजाओं को दिए गए थे, नवाबों को दिए गए थे, वो सारे इंदिरा गांधी ने खत्म कर दिए थे। इंदिरा गांधी के खत्म करने का उद्देश्य अलग था, क्योंकि जब हमारी 62 की लड़ाई हुई चीन के साथ, 62 की लड़ाई के समय बहुत बड़ी कम्युनिस्ट बिरादरी चीन के साथ खड़ी थी। तब उस समय डिफेंस रूल्स में परिवर्तन करके उनकी प्रॉपर्टियों को जो चीन के साथ खड़े थे उनको जब्त किया गया। 65 की लड़ाई हो गई उसके बाद, और 65 की लड़ाई में भी बहुत बड़ी आबादी पाकिस्तान के साथ खड़ी थी। पाकिस्तान के साथ खड़े होने की वजह से उस सारी प्रॉपर्टियों को भी भारत में डिफेंस को दे दी गई। 1968 में एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट पास कर दिया गया, यानी कि जो लोग भी पाकिस्तान चले गए,
जो लोग भी पाकिस्तान पहले गए, बाद में गए, युद्ध के बाद गए, गद्दारी कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, जो लोग भी पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान का साथ दे रहे थे, वो सारी संपत्तियां अब शत्रु संपत्ति घोषित कर दी गई। एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968। सवाल यहाँ पर नवाब पटौती की इस प्रॉपर्टी का था। अब सोच कर देखिए, नवाब पटौती यानी कि हरियाणा में पटौती स्टेट का नवाब, और उसको प्रॉपर्टी मिल गई भोपाल की। भोपाल की प्रॉपर्टी कैसे मिल गई, सवाल ये है। भोपाल के नवाब ने अधिमिलन किया, उसके बाद उसने अपनी बड़ी बेटी को बेगम भोपाल घोषित कर दिया और सॉरी बड़ी बेटी को उत्तराधिकार दे दिया। साजिदा उनका, आबिदा उनका नाम हुआ करता था। आबिदा अपने बेटे के साथ पाकिस्तान चली गई। आबिदा अपने बेटे के साथ पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान चले जाने का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी 1968 के कानून के अनुसार अब एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। वो प्रॉपर्टी अब किसी की प्रॉपर्टी नहीं रही, वो एनिमी प्रॉपर्टी हो गई। लेकिन आबिदा अपनी बहन साबिदा बेगम या ऐसा कुछ नाम था, जो नवाब पटौती, जो पटौती रियासत में जिनका निकाह हुआ था, वो उनको दे गई, या वो उत्तराधिकारी की तरह बैठ गई कि मेरी बहन चलेगी तो मैं अब बहन की प्रॉपर्टी की उत्तराधिकारी नहीं हूँ। उनके लड़के का नाम मंसूर अली पटौती, मंसूर अली पटौती के बेटे का नाम ये सैफ अली खान। अब आप सोचिए कि मंसूर अली खान का बेटा सैफ अली खान, जब साबिदा को प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर नहीं हुई, वो उसकी ओनर ही नहीं थी कभी, तो प्रॉपर्टी मिल कैसे गई। मैं बताता हूँ हमारे देश में खेल क्या हुआ। हमारे देश में खेल हुआ कि 5 भाई अगर किसी के हैं तो 4 पाकिस्तान गए, 10 भाई किसी के हैं तो 9 पाकिस्तान गए, और बाकी लोगों की प्रॉपर्टी इस एक अकेले भाई ने सक्सेशन में कर ली। क्योंकि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट जब पास किया गया, कस्टोडियन का कानून पास किया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार ने ये व्यवस्था रखी कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हों वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन उनके उत्तराधिकारी अगर हिंदुस्तान में हैं तो वो उनको डेड मानते हुए, उनको मृत मानते हुए प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए। बड़ा भारी खेल भारत में हुआ। यानी कि पाकिस्तान 10,38,000 किलोमीटर का दे दिया गया, 1,00,000 स्क्वायर किलोमीटर उन्होंने जम्मू कश्मीर का कब्जा कर लिया, और उसके बाद भी जो लोग पाकिस्तान गए उनकी प्रॉपर्टी उनके परिवार के उत्तराधिकार में आ गई, और बाकी प्रॉपर्टी बची वो वक्फ बना दी गई। वक्फ बनाकर 1954 में वक्फ बोर्ड बनाया गया और वक्फ बोर्ड को प्रॉपर्टी दे दी गई। यानी कि वक्फ बोर्ड अब उस प्रॉपर्टी पर बैठ गया। तो हम तो ठग लिए गए, 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन हमारी चली भी गई, और बाकी मुसलमानों के पास वैसी की वैसी ही प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में रह गई। बहुत कम प्रॉपर्टियां ऐसी थी, बहुत छोटी प्रॉपर्टियां ऐसी थी जो हिंदुस्तान में सरकार के पास पहुंची। ऊपर से हमारे यहाँ की सरकारी मशीनरी, जो मशीनरी 14 अगस्त 1947 को बैठी थी, वही मशीनरी 16 अगस्त 1947 को बैठी थी। यानी कि गवर्नर जनरल से लेकर बाकी मशीनरी सब वही बैठी थी, और वो वैसे ही खेल रही थी जैसे वो गुलामी के समय पर खेलती थी। यानी कि उनकी मानसिकता तो ऑलरेडी गुलामी की थी, उनकी मानसिकता तो ऑलरेडी भारत पर शासन करने की थी। सवाल यहाँ पर यह पैदा हो रहा था कि ये कस्टोडियन कौन बैठेगा, कौन चिन्हित करेगा कि कौन लोग पाकिस्तान चले गए। इतनी हड़बड़ हुई कि किसी ने कोई चिन्हित नहीं किया, और भारत में जो एक परिवार रोक लिया गया, वो एक परिवार पूरी संपत्ति पर बैठ गया। मैं उसके 2-3 बड़े इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ। एक परिवार फर्रुखाबाद जनपद, मैं फर्रुखाबाद जनपद से ही मेरा जन्म स्थान है। फर्रुखाबाद जनपद में, जिसको पांचाल कहा जाता था, जहां से पांचाली आती थी, जहां से द्रोणाचार्य आते थे, जहां से कृपाचार्य आते थे, जहां से दृश्यदुम्न आता था, ये वो बड़ा स्थान था। वहां पर जाकिर हुसैन का मतलब आज के सलमान खुर्शीद के पूर्वज जाकिर हुसैन सात भाई हुआ करते थे। पाकिस्तान बनाने की डिमांड उनका पूरा परिवार कर रहा था, और उनमें से 5 लोग पाकिस्तान गए, 2 लोग हिंदुस्तान में रहे। पाकिस्तान बनाने वाली, स्ट्रैटेजी बनाने वाली यूनिवर्सिटी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर बना, और एक वाइस चांसलर बना जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का। पाकिस्तान में जो 5 लोग गए, उनमें से एक का कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना, एक बाद में भतीजा सीडीएस बना। सीडीएस जब बना, उसने 1965 के युद्ध में भाग लिया, और जो जम्मू कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना, उसने पाकिस्तान की तरफ से हिंदुस्तान का 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर कवर कर लिया। और इधर जाकिर हुसैन का परिवार अभी वाइस चांसलर था, बाद में वाइस प्रेसिडेंट, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बना, और उनके वंशज आज भी भारत की पॉलिटिक्स में हैं। जाकिर हुसैन के बेटे
गवर्नर बने और पोते भारत सरकार में मंत्री सलमान खुर्शीद बने। इसी प्रकार से ये जो नवाब परिवार है भोपाल का, ये लोग पाकिस्तान गए। पाकिस्तान में ये सीडीएस बने, आईएसआई के बड़े अधिकारी बने, और हिंदुस्तान में जो एक बेगम रह गई वो बाकियों के जो पाकिस्तान में जाकर सीडीएस बने, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, पाकिस्तान में जाकर इंटर इंटेलिजेंस सर्विस आईएसआई के प्रमुख बने, वो उनका ही परिवार यहाँ पर 15-15, 20-20 हजार करोड़ की उनकी संपत्तियों की रखवाली कर रहा था। आप सोच लीजिए कि आखिर भारत के साथ ये चल क्या रहा था, भारत को लूटा कैसे जा रहा था, भारत के साथ ये क्या विडंबना हो गई थी कि मेजॉरिटी हिंदू की प्रॉपर्टी उसको मिली भी नहीं, पाकिस्तान से हिंदू खाली भी हो गया और हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी उनके पास भी रह गई। इसके अलावा 1950-51 में नेहरू लियाकत समझौता हो गया। उस नेहरू लियाकत समझौते में यह तय किया गया कि जो पाकिस्तान में हिंदू रहता है उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान वालों की है, और हिंदुस्तान में जो रहता है उसकी जिम्मेदारी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की है, यानी कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपने सर पर बिठाया जाएगा। ये बात नेहरू लियाकत समझौते में तय हो गई। इसका परिणाम ये निकला कि ये संपत्तियां उनके उत्तराधिकारियों ने सक्सेशन करी। और मजे की बात यह है कि एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट भी जब पास हुआ तो उस एक्ट में भी ये व्यवस्था रखी गई कि जो पाकिस्तान चला गया हो उसको ही डेड माना जाए, उसको मृत माना जाए, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों का हिसाब बनाया जाए। 2016 में, मैं फिर से कहता हूं, 2016 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद उसमें संशोधन हुआ, और अब नई सरकार ने ये कहा कि जो पाकिस्तान चला गया उसकी पूरी सीरीज शून्य घोषित कर दी जाए। पाकिस्तान चला गया उसका कोई भी वंशज यहां रुका है वो उत्तराधिकारी नहीं हो सकता। जो पाकिस्तान चला गया वो केवल नहीं मर गया, उसके उत्तराधिकारी भी सर्वमत मान लिए जाएंगे। मैं फिर से कहता हूं कि पहले ये व्यवस्था थी कि जो पाकिस्तान चला गया उसको मृत घोषित कर दिया जाए, लेकिन सक्सेशन एक्ट के अनुसार उसका सक्सेशन यहाँ हिंदुस्तान में रुके लोगों को कर दिया जाए। तो फिर परिणाम ये निकला कि जो लोग पाकिस्तान चले गए उनका भाई, भतीजा, बुआ, चाची, फूफी कोई भी यहाँ पर रह गया, उसने यहाँ उत्तराधिकार कर लिया। यानी कि हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी 10.5 लाख 11.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान के कब्जे में भी चली गई, और हिंदुस्तान के अंदर भी जो लोग रुके उन्होंने सक्सेशन कर लिया। नतीजा वही का वही निकला कि हमारे हिंदुस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के क्षेत्र में रहते थे वो सब बेरोजगार और बेघर हो गए। उनकी क्या हश्र हुआ ये तो परमात्मा जानता है, लेकिन यहाँ पर रहे लोगों ने उनकी संपत्ति भी सक्सीड कर ली। इसी कैटेगरी में नवाब पटौती की प्रॉपर्टी है। मजे की बात यह है कि जो 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 नवाब बैठा था, नवाब का समझौता हो गया। नवाब ने एक पत्र माउंटबेटन को लिखा। पत्र में नवाब ने यह तय किया कि अगर बाकी रियासतें अधिमेलन कर दें तो ही मेरी प्रॉपर्टी अधिमेलन की जाए, नहीं तो ये पत्र के अनुसार मेरी प्रॉपर्टी वापस कर दिया। क्योंकि नवाब चाहता था कि वो पाकिस्तान में अधिमेलन करे, क्योंकि नवाब चाहता था वो पाकिस्तान के साथ रहे, और जिन्ना भी ये चाहता था कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मेजॉरिटी की 100 रियासतें ऐसी हैं जिसमें मुसलमान शासन कर रहा है। उसको लगा था कि मुसलमान अधिमेलन तो पाकिस्तान के साथ ही करेगा। दुर्भाग्य उसका था कि ऐसा संभव नहीं हो सका, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स उस समय सरदार पटेल के पास आ गई, और सरदार पटेल ने ये कंडीशन डलवा दी कि जिसकी बाउंड्री जहां लगती हो वो वहीं अधिमेलन कर सकता है। अब भोपाल की बाउंड्री चूंकि पाकिस्तान में लगती नहीं थी, इसलिए भोपाल पाकिस्तान के साथ नहीं जा सकता, लेकिन भोपाल के नवाब ने अपनी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी बेटी पाकिस्तान चली गई, अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान चली गई। बेटे को लेकर जब वो पाकिस्तान चली गई तो फिर वो प्रॉपर्टी 2016 के कानून के अनुसार तो शून्य हो गई, लेकिन उस समय के कानून के अनुसार उसका उत्तराधिकारी उसकी बहन हो गई, और बहन की शादी हुई हरियाणा के पटौती परिवार में। पटौती परिवार का बेटा और बेटे का बेटा, इस वजह से चूंकि उसकी परनानी मौसी जो पाकिस्तान चली गई थी उसके ये उत्तराधिकारी हैं, उसके ये वंशज हैं, इसलिए भोपाल की संपत्ति इनको मिलनी चाहिए, इसलिए भोपाल की संपत्ति के उत्तराधिकारी बने।
अब आप सोच लीजिए कि 2016 में मोदी जी की सरकार ने यह संशोधन किया कि भाई जो पाकिस्तान चला गया वो तो एनिमी हो गया, और जो एनिमी हो गया उसकी प्रॉपर्टी भारत सरकार की हो गई। उसकी प्रॉपर्टी उसके बाकी रिश्तेदारों में कैसे जा सकती है, उसके बाकी रिश्तेदार उसका सक्सेशन कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो संपत्ति सब की सब भारत सरकार की होगी, वो संपत्ति राज्य सरकार की होगी। इसी के चक्कर में उस समय जब शिवराज सिंह सरकार बैठी थी, शिवराज सिंह जी की सरकार ने ये घोषणा की, ये नोटिफिकेशन कर दिया कि ये जो प्रॉपर्टी भोपाल के नवाब की है, चूंकि वो आबिदा बेगम चली गई पाकिस्तान, इसलिए उनकी संपत्ति अब भारत की संपत्ति हो गई। उनका उत्तराधिकार 2016 के संशोधन के अनुसार नहीं हो सकता। अब चूंकि उनका उत्तराधिकार नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी उत्तराधिकारी है ही नहीं। सैफ अली खान चूंकि उत्तराधिकारी अपने आप को मानकर चलते थे, वो चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने उस समय स्टे कर दिया और कहा कि इसकी सुनवाई करेंगे। हाई कोर्ट के उस स्टे के बाद अभी दिसंबर 2024 में हाई कोर्ट ने सैफ अली खान की वो पिटीशन को डिसमिस कर दिया और ये कहा कि एज पर लॉ 2016, एज पर लॉ ये संपत्ति एनिमी प्रॉपर्टी है और इस पर भारत सरकार का अधिकार है। ऐसी परिस्थिति में 1 महीने का समय दिया गया। हाई कोर्ट ने 30 दिन का अपील का समय दिया और कहा कि आप चाहें तो कस्टोडियन के अपीलेंट ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। कस्टोडियन के अपीलेंट ट्रिब्यूनल जाते उससे पहले ही सैफ अली खान के ऊपर हमले हो गए और सैफ अली खान अंडरग्राउंड हो गए। हालांकि 13 दिसंबर, अब देखो इसके पीछे भी एक खेल है, 13 दिसंबर को ऑर्डर हुआ था। ये ऑर्डर 13 जनवरी को खत्म हो रहा था। 13 जनवरी के बाद सैफ अली खान के ऊपर हमले होना और सैफ अली खान के ऊपर हमले होकर उसको पूरा मीडिया न्यूज़ बनाना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो जो 30 दिन का समय दिया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जो कि 12 जनवरी को खत्म हो रहा था, उसको कहीं न कहीं डेविएट करने के उद्देश्य से कोर्ट में ये लगाया जाए कि उनके ऊपर हमले हो गए थे और ऐसा वैसा, और उसका एक सिंपैथिक व्यू लिया जाए, उसका एक सिंपैथिक कहीं न कहीं लाभ लिया जाए, उसके लिए ये सब चल रहा था। मेरा मानना बिल्कुल साफ है, वो कारण कोई भी हो, लेकिन वो संपत्ति तो भारत के लोगों की संपत्ति थी। शुक्र है नेहरू जी की सरकार का, शुक्र है शुक्र है मोदी जी की सरकार का। मोदी जी की सरकार के समय पर उनको ध्यान में आया कि भारत में क्या खेल खेला गया और उन्होंने एनिमी प्रॉपर्टी लॉ में, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 में संशोधन करते हुए वो पूरी की पूरी वंशावली खत्म करने की घोषणा कर दी और कहा ये खेल नहीं चलेगा कि आप पाकिस्तान चले गए, आपको मृत घोषित कर दिया जाए, आपके भतीजे, आपके भांजे, आपकी बहन, किसी को भी सक्सेशन, जो एज पर सक्सेशन लॉ सक्सेशन करेगा उसको सक्सेशन हो जाए। ये नहीं चलेगा। जो व्यक्ति पाकिस्तान चला गया उसके नीचे की पूरी सीरीज भी पाकिस्तान चली गई, या कम से कम वो सक्सेशन नहीं हो सकता, वो सारी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है। उसी कानून के तहत सैफ अली खान को गलत तरीके से जो संपत्ति ली थी उन्होंने, उस संपत्ति के उत्तराधिकारी से उनको अब मुक्त कर दिया गया और अब वो प्रॉपर्टी भारत की प्रॉपर्टी है। इसलिए अभी जो खबर आई वो खबर कल की ये है कि वो चूंकि लिमिटेशन का टाइम पूरा हो गया है, इसलिए राज्य सरकार अब उस प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए आगे है। दूसरी बात ये भी है कि हाई कोर्ट ने उसमें जो ऑर्डर किया था, हाई कोर्ट ने ये कहा था कि सैफ अली खान और उनका परिवार किसी भी तरह से इस प्रॉपर्टी का कोई डिस्पोजल या कोई एक्शन नहीं ले सकता। वो अपीलिंग ट्रिब्यूनल में जाकर ही ट्रिब्यूनल के डिसीजन के अनुसार ही आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज इनकी राइट को यहीं सीज किया जाता है। राज्य सरकार ने जो सीज किया है वो कंफर्म किया जाता है और इनकी स्टे एप्लीकेशन, इनकी एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाता है और अभी स्टे भी समाप्त किया जाता है। मुझे लगता है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट को भी ये बात समझ आ गई कि वाकई में हमारे देश के साथ क्या खेल खेला गया। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि इस तरह की हमारे देश में और भी संपत्तियां हैं, इसलिए इस लेक्चर को जो मैं दे रहा हूं, इस लेक्चर को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी आप सबकी है, ताकि लोगों को ये पता लग सके कि इन संपत्तियों पर जो लोग बैठे हैं वो इलीगली बैठे हैं और सरकार को सूचनाएं दी जा सकें, कोर्टों तक अड़ोस पड़ोस के लोग पहुंच सकें और पूरे देश में ये वक्फ
और इस तरह का वक्फ के अलावा पहले ये फिर वक्फ बनाइए, इन खेलों को कैसे समाप्त करना हर व्यक्ति उस पर विचार कर सके। इसलिए मुझे लगता है कि आप उसको फॉरवर्ड करेंगे तो मुझे लगता है कि पूरे देश में इस पर एक नया आंदोलन खड़ा हो सकता है और 47 में की गई बहुत बड़ी अपराध जो नेहरू जी ने किया, उस अपराध से अवमुक्ति की जा सकती है। हम आप सहयोग करें तो अच्छा होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।